हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंश्योरेंस ऑडिट का पार्ट नंबर 2। ओके, एंड वो हम करेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नहीं अपन LIC वाला, यानी 8 नंबर पॉइंट जहाँ तक अपन का पहले हो चुका था वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार मैं ब्रीफ भी कर देता हूँ पूरे चैप्टर को कि अपन कैसे कैसे चलते। यहाँ पे अपन ने समरी देखी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। यहाँ पे हमने समझा था कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक इंडेमनिटी और एक बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, उसके बाद में LIC और GIC दो बिजनेस होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस अपने ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंश्योरर कौन होता है और पॉलिसी होल्डर कौन होता है। पॉलिसी होल्डर में ना एक चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक बंदे का डाउट मैसेज आया था मेरे पास में, तो वो बोला कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है ना वो डिफेंसिबल होता है, when the interest is defensible or is for the time being subject to any conditions हो। ओके, तो ये क्या होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस बिजनेस को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या होता है नॉर्मली, जो आपकी पॉलिसी होती है, ओके, आपने पॉलिसी ले रखी है, ओके, तो आपके पास में राइट होता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन को असाइन कर सकते हो। ओके, और असाइन करते हो तो यहाँ पे 3 टाइप के असाइनमेंट आते हैं। एक तो फुल असाइनमेंट होता है, तो जिसके अंदर जो भी मैच्योरिटी पे प्रोसीड्स आएगा वो डायरेक्टली इस बंदे को चला जाएगा। ओके, या फिर दूसरा आता है पार्शियल असाइनमेंट, यानी कि कुछ मैं रखूँगा, कुछ सामने वाले बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, और एक थर्ड आता है डिफेंसिबल असाइनमेंट। ओके, डिफेंसिबल असाइनमेंट जो फुल वाला होता है, ये भी पॉलिसी होल्डर होता है और ये भी पॉलिसी होल्डर होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी की नज़र में जिसने पॉलिसी ली वो बंदा भी कौन है, पॉलिसी होल्डर है। और अगर किसी को फुल असाइनमेंट हुआ है तो वो भी पॉलिसी होल्डर है। ओके, पार्शियल असाइनमेंट होता है तो सिर्फ आप पॉलिसी होल्डर होते हो। एंड अगर आपका डिफेंसिबल असाइनमेंट है तो उसके अंदर, अगर आपका डिफेंसिबल असाइनमेंट होता है तो उस केस के अंदर यहाँ पे लिखा है कि उन बंदों को इंक्लूड नहीं किया है हुज इंटरेस्ट इज इन द पॉलिसी इज ऑफ डिफेंसिबल और फॉर द टाइम बीइंग सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस हो, तो उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार का असाइनी ट्रीट नहीं किया है। ओके, उसके बाद में प्रोहिबिशंस क्या है कि फॉरेन कंपनी को बैन किया हुआ है कि वो इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकती है। ओके, यहाँ पे आपका वो आ गया था, जब तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं होता तब तक आपका रिस्क कवरेज चालू नहीं होगा। ओके, और फिर रजिस्ट्रेशन की बात थी कि हर इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद में आया था मिनिमम पेडअप कैपिटल कितना है, तो मिनिमम पेडअप कैपिटल है वो LIC, GIC एंड हेल्थ इंश्योरेंस के केस में है आपका 100 करोड़। ओके, और अगर आप री इंश्योरेंस के बिजनेस में हो तो आपका आता है मिनिमम कितना, 200 करोड़ रुपीज़ है, वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, उसके बाद में था इरेडा रेगुलेशंस फ्रेम जो की गई है, उसके बारे में बताया था। फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनेंगे, रेवेन्यू अकाउंट, ओके, कैश एंड आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, PNL अकाउंट, बैलेंस शीट्स वगैरह। उसके बाद में आया था कि इसको 3 शेड्यूल के अंदर बांटा हुआ है, A, B और C। A है वो LIC की बात करता है, B है वो GIC की बात करता है, एंड C जो है वो ऑडिटर्स की रिपोर्ट और उसके कंटेंट की बात करता है, दोनों के लिए। उसके बाद में आया था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होगा, ओके, वो नॉर्मली अगर आप पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हो, ओके, या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, तो वहाँ उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो CNAG के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और बाकी बची हैं और कंपनीज हैं तो उनके केस के अंदर उनके जो ऑडिटर हैं वो AGM के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे, यह इंश्योर करते हुए कि जो भी कंप्लायंस करने होते हैं वो सारे कंप्लायंस फुलफिल हुए हों। ओके, मैक्सिमम ऑडिट कितनी होल्ड कर सकते हो आप, मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस में 2 और GIC में 2, और टोटल मिला के 3 है वो कर सकते हो होल्ड। उसके बाद में रेम्यूनरेशन, जैसा कि 142 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या रहेगी, वो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनाएगा एंड अपने हेड ऑफिस में भेज देगा। ओके, वो हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ हो तो उस केस के अंदर वो वहाँ पे अपना पूरा अलग ही ब्रांच के अकाउंट्स बनाते हैं और उनकी पूरी ऑडिट करते हैं। उसके बाद में आ गया इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि IRMS एंड PA। ये भी नया फील्ड है ऑडिट के लिए, IRMS एंड PA, तो जिसमें पूरी रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम की ऑडिट होती है एंड प्रोसेस की ऑडिट होती है। ओके, तो यहाँ पे एडवाइस किया CA फर्म्स को कि वो स्टैट्यूटरी, इंटरनल या कॉन्करेंट नहीं हो, वो सर्टिफाई करेगी कि सारी प्रोसेसेस है वो इन प्लेस है। ओके, एंड टेक्निकल गाइडेंस भी यहाँ पे आ रखी है, ICA ने नोटिफाई किया है इरेडा के साथ मिलके।
अब डायरेक्शन CNAG का, वो नॉर्मल आपको जो भी ऑडिट करवा रहे हैं तो CAG के पास तो पावर होता है कि वो आपको कह सकता है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से चेक करनी है, प्लस आपसे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करा सकता है, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो टेस्ट ऑडिट करा सकता है। कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। उसके बाद में था रिक्वायरमेंट क्या है इंश्योरेंस एक्ट 1938 की एंड कंपनीज एक्ट की, वो है कि यहाँ पे दोनों की इंटरलिंकिंग बताई है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, अब आता है IT इन्वायरमेंट के अंदर ऑडिट कैसे की जाएगी। ओके, उसके बाद में था हमारा टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद में था स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या है रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ LIC बिजनेस, और ये हम यहाँ से करने वाले हैं आज के इस चैप्टर के अंदर। नहीं, यहाँ से एक बार मैंने आपको बता दिया था टर्म प्रोटेक्शन, इंडोमेंट, मनी बैक प्लान क्या होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप, पेंशंस, रिटायरमेंट एन्युटीज, ग्रुप रिश्योरेंस एंड अदर्स, ये सारी चीज़ें कौन कौन से बिजनेस LIC के अंदर आते हैं नॉर्मली। ओके, अब बात करते हैं कि शेड्यूल A की क्या रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल A किसका था, LIC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर था। ओके, तो LIC के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे उनकी बात करता था। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करना है, फॉलो करना है आपको। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने हैं अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं तो सबसे पहले तो अगर आपको एप्लीकेबिलिटी है ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। ओके, और AS लिखा है यहाँ पे, इंडियस नहीं लिखा है। ओके, तो AS इश्यूड बाय ICAI टू द एक्सटेंट इंश्योरर कैरिंग ऑन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा अप्लाई नहीं होंगे, एक तो AS3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता है, और एक AS17 जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग है। ये 2 AS है वो इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे। फिर बात करते हैं प्रीमियम की, तो प्रीमियम है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज इनकम व्हेन ड्यू, यानी कि ड्यू बेसिस यानी कि अक्रूवल बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हो, इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि प्रीमियम हम नॉर्मल तो अक्रूवल बेसिस ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब एक्चुअल में रिसिप्ट होता है तब की बात आती है, लेकिन यहाँ पे यही बोला है कि प्रीमियम जब ड्यू हो गया तो रिकॉग्नाइज करो। अगर कोई लिंक्ड बिजनेसेस हैं that due date for payment may be taken as the date when the associated units are created, कि जो भी associated unit आपने create किया है ओके उस दिन से आप क्या ले लोगे कि ये मेरे लिंक्ड बिजनेसेस हैं। उसके बाद में आता है एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होते हैं, इफ एनी शैल बी एक्सपेंस्ड इन द पीरियड इन विच they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts. The most essential test is the obligatory relationship between costs and the execution of the insurance contract, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो ये एक्विजिशन कॉस्ट थी कि भाई कौन सी होती है, अगर कोई भी आपकी एक्सपेंस हुई है इन द पीरियड जिसके अंदर वो इनकर्ड हुई है तो, और ये जो कॉस्ट है वो वेरी करेगी। मतलब एक तरह से ये कौन सी कॉस्ट होती है, अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को आपका दिमाग में है तो जो भी एजेंट को कमीशन दिया जाता है ना वो सारा का सारा क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना वो पर्सनल काउंसलिंग पे होता है। आज के टाइम पे LIC इज़ ए लग्जरी आइटम। ओके, हर कोई LIC में नहीं जाता, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। वही अगर आप US या अमेरिका में देखो तो वहाँ पे तो इवन कुत्ते तक का है ना वो इंश्योरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में ये अभी भी एक लग्जरी आइटम है, और लग्जरी चीज़ें हम तभी खरीदते हैं जब हमें क्या हो, अंदर से या तो मोटिवेशन हो या फिर अपन को कोई इंस्पायर करे, ओके, कोई काउंसल करे अच्छे से। तो इसीलिए आज भी इस बिजनेस के अंदर एजेंट रिलेटेड कमीशन है वो बहुत ज़्यादा है। देन आता है क्लेम्स। क्लेम्स क्या है, जो अल्टीमेट कॉस्ट है क्लेम्स की वो कंप्राइज करती है पॉलिसी बेनिफिट अमाउंट को एंड स्पेसिफिक क्लेम सेटलमेंट कॉस्ट वेर एवर एप्लीकेबल। तो मतलब वही बात है कि अब क्लेम किया है तो क्लेम करते टाइम ऐसे ही नहीं होता, ये जो LIC है वो पूरा वेरीफाई करती है, सारी वैल्यूएशंस देखती है एंड देन फिर आपको है वो सेटलमेंट देकर वो अमाउंट फाइनलाइज करती है। ऐसे अब आता है एक्चुअल वैल्यूएशन लाइबिलिटी फॉर लाइफ पॉलिसीज। तो जो भी पॉलिसीज हैं उनका एक, अगर आप चलो एक दो LIC हो तो फिर भी देख लें, लेकिन LIC ने ऑल इंडिया लेवल पे हजारों नहीं लाखों पॉलिसीज इश्यू कर रखे हैं। तो उन सब की जो अमाउंट है ओके उसमें कितनी लाइबिलिटी आ सकती है, कितने क्लेम्स आएंगे, उन सब का एस्टिमेशन करना जो है ना वो एक्चुरियल पार्ट आ जाता है। वो डिटरमाइन किया जाएगा अपॉइंटेड एक्चुअरी के द्वारा ऑफ द इंश्योरर प्रेजेंट टू हिज एनुअल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। एक्चुरियल अजम्पशन है वो डिस्क्लोज की जाएगी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। जो लाइबिलिटी होगी ना वो कैलकुलेट की जाएगी टुगेदर विद फर्दर फ्यूचर प्रीमियम पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम एंड इंश्योरर कैन मीट ऑल फ्यूचर क्लेम्स। तो इंश्योरर है वो सारे के सारे फ्यूचर क्लेम से मीट कर पाए इतने अमाउंट का वो प्रॉपर प्रोविजन बनाया जाएगा। साथ साथ में वो ये भी देखेगा कि क्या कोई बोनस अमाउंट देना पड़ेगा हमें ओके, या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं, तो उन सबको माइंड में रखते हुए वो एक्चुअल वैल्यूएशन यहाँ पे किया जाएगा।
अब बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कि भाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। भाई देखो, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखोगे, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखोगे, चलो मैं एक बार खोल ही लेता हूँ, ओके, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस, ओके, यहाँ पे हमारे पास में एनुअल रिपोर्ट आ गई है, ओके, और वो हमने उठाई किसके, लाइफ इंश्योरेंस LIC की ही एनुअल रिपोर्ट उठाई है, जिसकी ऑडिट की मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ओके। तो अब अपन साथ साथ में 2020-21 की इसकी ऑडिट भी करने वाले हैं, ओके। ज़्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 409 पेजेस की है, बट कोई नहीं, मैं आपका मटेरियल चीज़ों के ऊपर फोकस लेके जाऊंगा रेदर देन हर किसी के ऊपर। ये LIC है, ओके, ये एनुअल रिपोर्ट्स है, ये इनकी पूरी चेयरपर्सन्स और डिटेल्स दे रखी हैं, ओके। उसके बाद में आता है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, या उसके बाद में यहाँ पे संस्कृति मिशन सब कुछ लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे आपके सामने दे रखी हैं वित्तीय विपणन गतिविधियाँ, मार्केटिंग एजेंसीज, कार्य विकास, निरीक्षणता, कॉरपोरेट वगैरह, ठीक है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट ये रही, अकाउंटेंट रिपोर्ट 1, ओके, सी इंग्लिश में देखते हैं, ओके। यहाँ पे इन्होंने देखो इनकी रिपोर्ट्स के अंदर वैसे होता क्या क्या है, इन्होंने प्रीएम्बल दिया, मेंबर्स की डिटेल्स दी, इकोनॉमिक सिनेरियोज दिया, वर्किंग रिजल्ट्स दिए हैं कि नए बिजनेसेस का क्या रहा है, कैपिटल रिडम्पशंस दिया है, स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग पॉलिसीज़ के, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, लाइफ फंड सरप्लस एंड टैक्स पेड कितना है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कितनी है, ओवरसीज ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, राइट टू RTI एक्ट के अंदर पर्सनल वगैरह सारी चीज़ें दे दी। लेकिन हमारा जो है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आके बात टिकती है, वो कहाँ पे है, ओके। सी यहाँ पे अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, तो अपन चलते हैं लगभग समराइज रिजल्ट के ऊपर, सबसे पहले 161 के ऊपर, जहाँ पे अपन को सारा डाटा मिलेगा, ओके। यहाँ पे आ गया अपन 64th एनुअल रिपोर्ट, और यहाँ पे मल्टीपल डिटेल्स दे रखी है। तो ये देखो, ये इनके बिजनेस की हाइलाइट्स है, ओके। इन्होंने टोटल डिपॉजिट्स इतना एक्सेप्ट किया है, ओके, 2,30,898 करोड़ रुपए, ओके। उसमें से CAS से डिपॉजिट इतना है, और उसका शेयर इतना है, एडवांसेस इतने हैं, कॉर्पोरेट को इतने हैं, एंड रिटेल को इतने हैं, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, टोटल इनकम 24,527 करोड़, उसमें इनकम है वो 19,932 करोड़, 4,625 करोड़ की अदर इनकम है, तो टोटल एक्सपेंस इतने के हैं। तो लगभग सारे एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बाद में नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी इतनी आई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 7091 करोड़ रुपीज़, ओके, 7,091 करोड़ रुपए, एंड प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज लगभग इन्होंने इतनी रिकॉग्नाइज कर रखी है, तो पैट आया लगभग 1360 करोड़ का अराउंड, ओके। तो यहाँ पे CRAR यानी कि कैपिटल रिस्क एडजस्टेड रेशियो होता है, ये वो रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताया कि इन्होंने 15.60% अभी इनका करंट में चल रहा है। एंड Tier 1 का जो रेशियो है, अब कैपिटल रिस्क एडजस्टेड रेशियो होता है ना, तो वो दो टाइप के होते हैं, Tier 1 रेशियो एंड Tier 2 रेशियो। तो Tier 1 के अंदर और ज़्यादा लिक्विड एसेट पे फोकस किया जाता है, तो वो 13.06% का इनका आ रहा है, ओके। अब देखो नीचे डिटेल्स आ रही है इनकी, अब डिटेल में आए समराइज रिजल्ट्स क्या हैं। ऊपर तो बस एकदम शॉर्ट था, ओके। इन्होंने सम एश्योर्ड कितना किया है, ओके, और सम एश्योर्ड के अंदर इनकी अमाउंट दे रखी है कि एश्योरेंस में इतनी, एन्युटी में इतनी, पेंशन में इतनी, और नॉन लिंक्ड हेल्थ के अंदर इतनी, और लिंक्ड हेल्थ के अंदर इतनी है, ओके। सबसे मेन इनका जो है वो एश्योरेंस के बिजनेस में 6,17,000 या 5,56,000 करोड़ का अमाउंट है वो आ रहा है। ग्रुप स्कीम के अंदर सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग लिंक्ड बिजनेसेस है, उसके अंदर सम एश्योर्ड कितना है, एन्युटी इन पेमेंट्स कितना है, कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज कितना है, ओके। तो ये इनका टोटल इन्फ्लोज था, ओके। इंडिविजुअल इंश्योरेंस है, उसमें कितना कितना अमाउंट है, नंबर ऑफ पॉलिसीज इन्होंने कितनी इश्यू करी है, ओके। ग्रुप स्कीम्स कितनी हैं, एंड नंबर ऑफ स्कीम्स कितनी है, नंबर ऑफ लाइफ्स कितने हैं। तो यहाँ पे इनकम का एनालिसिस किया है कि मैक्सिमम इनका जो है ना इंडिविजुअल एश्योरेंस से लगभग 2,66,000 करोड़ का अमाउंट आता है। वही इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है ना इनका 2,72,690 करोड़ का है। तो देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यही चीज़ है कि मेन पर्पज़ होता है कि हम LIC का जब भी बिजनेस देखते हैं या फिर इंश्योरेंस बिजनेस ही देखते हैं तो वो करते क्या, इनका फंड्स जनरेट करते हैं वो तो लोगों से करते हैं, ठीक है।
और अब उसे अर्न कैसे करना है, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकी जो मेन एसेट होती है वो इन्वेस्टमेंट एसेट है, ओके। और जो मेन लाइबिलिटी वो क्या है, जो लोगों को पेमेंट करना है वो, ओके। तो यहाँ पे इनका एक जो अपना इंडिया समराइज रिजल्ट, डिटेल रिजल्ट्स कहाँ पे इसके एकदम बिजनेस इन फोर्स, बिजनेस आउट ऑफ इंडिया, बिजनेस इन फोर्स, इतने हैं। ये वाला मैटर नहीं करता अपन को, यहाँ पे तो इन्होंने समरी ही दी है, ओके। उसके बाद में इन्होंने पॉलिसीज़ की डिटेल दे रखी है, सारी स्टैट्यूटरी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, लाइफ फंड दे रखे हैं, 5% शेयर्स दे रखे हैं, लाइफ फंड्स टोटल सरप्लस शेयर्स और सरप्लस टू गवर्नमेंट एंड टैक्सेस पेड कितने हैं, ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट ये देखो, अब ये इन्होंने पूरा एक पेज दिया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आज की डेट में। तो इन्होंने दिखाया कि 35,22,000 सॉरी 3,52,000 सॉरी 35,22,547.08 करोड़ रुपीज़। मतलब ये इतना इन्वेस्टमेंट मानते हो आप, कितना वैल्यू है। इंडियन गवर्नमेंट की टोटल जो रेवेन्यू है वो लगभग ये मान के चलो 24 लाख करोड़ रुपए है, जीएसटी इनकम टैक्स सब कुछ मिला के 24 से 25 लाख करोड़। और इसके सिर्फ सिक्योरिटीज़ में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 35,22,550 करोड़ के अराउंड है, समझ रहे हो। मतलब इंडियन इकोनॉमी से भी भाई भयंकर है। इन्होंने लोन दे रखे हैं 1,20,396 करोड़ के, और 33,226 करोड़ के हैं वो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओके। और बाकी के रियल इस्टेट में, एग्रीकल्चर यानी कि पावर के अंदर, ओके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके अंदर, कुछ लैंड्स के अंदर, कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर, कुछ आपके इसके अंदर मोटर व्हीकल के अंदर है, वो इन्वेस्टमेंट इनका किया हुआ है, ओके। तो सी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कितना है इनका टोटल 36,71,486 करोड़ रुपए, जिसके अंदर लोन है 1,20,000 का, सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रखे यानी कि शेयर्स होल्ड कर रखे हैं 35 लाख करोड़ के, एंड 33,155 करोड़ का है वो मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये एकदम लिक्विड एसेट की तरह है, ओके। वही मैं बात करूं तो लोन 170 करोड़ के हैं, 4,442 करोड़ की सिक्योरिटीज़ हैं, एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इनके हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, इतने हैं। तो लगभग 4,684 करोड़ का आउट ऑफ इंडिया भी इनके पास में बैलेंस पड़ा है। अब अगेन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर के अंदर कितना है, तो वही यहाँ पे देखो टावर खड़े दिख रहे हैं, तो टावर्स पावर के अंदर इनका मेन है वो 11,380 करोड़ रुपए का है, ओके। हाउसिंग के अंदर इनका 3,770 करोड़ रुपीज़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है वो लगभग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका लगभग 42.82 यानी कि इतना % इन्वेस्टमेंट है। ये टोटल आपको 26,322 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की डिटेल दी इन्होंने। पावर में इतना है, हाउसिंग में इतना है, ओके। और ये इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर किया है, ओके। इस साल में इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, और बाकी सबकी वैल्यू तो पहले से आ रही है, ओके। अब बात करते हैं कि इनकी, ये तो इनकी डिटेल्स आ गई कौन कौन है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखानी मुझे, वो है आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसी होती है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। ये डिटेल्स हट जाए बस। सी सबसे पहले तो ये देखो, इसके कोई एक ऑडिटर नहीं है, इतने सारे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर रहे हैं, ओके। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपने CNHE ऑफ इंडिया करते हैं। श्री मेसर्स टोडी तुलसियान एंड कंपनी, AR एंड कंपनी, राय एंड राय, रामा मूर्ति, SK कपूर एंड कंपनी, खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, बाटलीबॉय एंड पुरोहित, ABM एंड एसोसिएट, SL छाचेर एंड कंपनी, एंड आर्जिन प्राइस एंड कंपनी, ओके। और ये सारे कहाँ के अलग अलग लोकेशन के हैं, और ये सारे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हैं, ओके। ब्रांच के अलग होते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इनके, ओके। सी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसीलिए वो पढ़ाना अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ओके। तो सी इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या बोलते हैं, हमने ऑडिट किया है LIC विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, हेल्थ बिजनेस, पेंशन बिजनेस, कैपिटल रिडम्पशन, एन्युटी बिजनेस एंड लिंक्ड बिजनेसेस। जो रिलेटेड रेवेन्यू अकाउंट है वो हम पॉलिसी होल्डर का बोलते हैं अकाउंट, और टेक्निकल अकाउंट बोलते हैं। तो सी रेवेन्यू अकाउंट होता है उसको हम पॉलिसी होल्डर अकाउंट बोलते हैं, एंड टेक्निकल अकाउंट बोलते हैं हमारा इसको
for the life insurance business, health insurance business, pension business, capital redemption, annuity business and linked businesses. जो P&L अकाउंट है जिसे हम शेयर होल्डर्स के अकाउंट भी बोलते हैं, ओके, उसको नॉन टेक्निकल अकाउंट भी बोला जाता है, मतलब एक ही नाम है दोनों का। ऊपर जैसे आया था अभी, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, सी ऊपर जैसे आया था आपको दिखा होगा, तो वहाँ पे लिखा था शेयर होल्डर्स अकाउंट, ओके। ये तो हो गया अपना P&L। देखो यहाँ पे दो अकाउंट्स बनते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, ओके। एक तो बनता है जैसे अपन बनाते थे ना इनिशियली, तो एक तो बनता था अपना P&L अकाउंट, एक तो बनता था अपना कौन सा अकाउंट, P&L अकाउंट, एक बनता था रेवेन्यू अकाउंट, ओके। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्या होती है, सिर्फ ये जो पर्पस होता है हमारा रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करने का, IPCC भी अपन ने देखा है, ये सिर्फ किसके लिए बनता है, पॉलिसी होल्डर के लिए, कि उनकी इनकम कितनी हुई है, ओके। और उसके अलावा शेयर होल्डर्स के लिए जो बनता है, ओके, वो आपका ये वाला अकाउंट बनता है। तो एक तरह से ये, जैसे अगर आपको 11-12 के बेसिस पे जाना है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है और ये P&L अकाउंट है, ओके। तो रेवेन्यू अकाउंट है, इसको पॉलिसी होल्डर का अकाउंट भी बोलते हैं, टेक्निकल अकाउंट भी बोलते हैं, कई नाम है। शेयर होल्डर वाले अकाउंट को नॉन टेक्निकल अकाउंट भी बोला जाता है, ओके। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, उसको अपन यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, मतलब अदर से कैश फ्लो कुछ नहीं बनता, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनता है फॉर द ईयर देन एंडेड एंड नोट्स टू द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आखिर मैं आपको पढ़वा क्यों रहा हूँ पता है, इस बार है ना मई जो दिसंबर 21 में एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर नोट्स बनाना आ गया था कि आप ऑडिटर हो और ये दो सिचुएशंस है आपके सामने, तो आपको क्या करना है, अपना ऑडिट ओपिनियन राइट करना है, ओके। और अकॉर्डिंग टू दोनों की तरफ आप दोनों के अकॉर्डिंग, मतलब आपको अलग अलग दे दिया कि क्वालिफाइड है तो क्या होगा, डिस्क्लेमर है तो क्या होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पूरा क्या करना था, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करना था। तो इसीलिए हमें इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ तक इन्होंने क्या किया है, अगर मैं समराइज़ करूँ तो ऊपर से चालू हुआ था, इन्होंने क्या, हमने ऑडिट किया है, इनके सारे बिजनेस के नाम लिखे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने आइटम हैं उन सब के नाम लिखे, ओके। और फिर यहाँ पे बोला फॉर द ईयर एंडेड नोट्स टू द स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ए समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन एनेक्स देयर टू, okay, hereinafter referred as a standalone financial statement in which are included in the return of 3 foreign branches। अब इनकी 3 फॉरेन ब्रांचेस है, मॉरिशियस, लंदन एंड फिजी के अंदर, तो उनकी भी रिटर्न्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ऑडिटेड बाय रेस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिसमें 8 डिविजनल ऑफिस है, 3 यूनिट ऑफ पेंशंस है एंड ग्रुप स्कीम्स हैं, 42 ब्रांचेस ऑडिटेड बाय US, ओके, US के द्वारा ऑडिटेड की गई है 105, उसमें से 42 ब्रांचेज है वो इन्होंने ऑडिट किए हैं, ओके। 105 डिविजनल ऑफिसेज है, 68 यूनिट ऑफ पेंशंस है एंड ग्रुप स्कीम्स है एंड 648 ब्रांचेज है जो कि ऑडिट की गई है अदर ऑडिटर्स के द्वारा, जो कि अपॉइंट किए गए थे कॉर्पोरेशन के द्वारा, एंड अनऑडिटेड रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ 1352 ब्रांचेज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, ओके। और ये लगभग 648 ब्रांचेज है जो कि अदर ऑडिटर्स ने ऑडिट की हैं, ओके। इन आवर ओपिनियन, तो इन्होंने पहले तो सिर्फ डिटेल्स दी कि भाई हमारे ये टोटल बिजनेस था जिनके हमने ऑडिट किए हैं। अब इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, जो ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, गिव द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 in the manner so required and gives a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. A balance sheet in this of the state of affairs of the corporation, including life insurance business, health business, pension business, capital redemption, annuity business and linked businesses at 31st March, and in case of revenue account, surplus of the corporation including life insurance business, health business, pension business, capital redemptions, annuity business and linked businesses for the year ended 31st March 21। मतलब चारों के नाम लिखा, बैलेंस शीट, रेवेन्यू अकाउंट, P&L अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सबको क्या दे रहे हैं, एज पर गैप है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ओके। अब इन्होंने ये तो अपना ओपिनियन दिया है, उसके बाद में आता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। तो वो क्या बोला उन्होंने, वी कंडक्टेड अवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दोज स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ SFS sections of our report। We are independent of the corporation in accordance with the code of ethics issued by ICAI, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of this SFS under the provision of LIC Act, IRDA Act, Insurance Act
या फिर रेगुलेशन एंड ऑर्डर या सर्कुलर इशूड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी हैव फुलफिल्ड आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद दीज रिक्वायरमेंट इन द कोड ऑफ एथिक्स. वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ओपिनियन टू स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि जो हमने एसएफएस चेक किया है उसके लिए जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट है हमारे पर्पज से. ओके, अब यहाँ पे इन्होंने ओपिनियन पैराग्राफ दिया, उसके बाद में इन्होंने बेसिस फॉर ओपिनियन दिया, लेकिन उसके बाद में भी फिर इन्होंने ईओएम पैरा दिया है. ईओएम पैरा अपन कब देते हैं? जब दो पैरा होता है, एक तो ओएम यानी कि अदर मैटर पैरा और एक होता है एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा. तो ईओएम हम तब देते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी आइटम पे हमें थोड़ी गड़बड़ लगती है, फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है उसके अंदर, तो उसको हाईलाइट करने के लिए. तो इन्होंने क्या हाईलाइट किया है देखिए एम्फासिस ऑफ मैटर के अंदर, वी इनवाइट अटेंशन टू, कि हम आपकी अटेंशन चाहते हैं टू नोट नंबर B15C एंड 7 के अंदर और शेड्यूल 15A टू द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 11,125 करोड़. ओके, अराइजिंग ड्यू टू फ्रेश पेंशन ऑप्शन टू एम्प्लॉइज इन फाइनेंशियल ईयर 1920. फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर इनका फ्रेश पेंशन ऑप्शन रहा है लगभग 11,125 करोड़ का. तो उसके ऊपर आपके इंटेंशन चाहते हैं विच इज बिंग अमोर्टाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो कि आने वाले 5 सालों में क्या करने वाले हैं? अमोर्टाइज करने वाले हैं. From the financial year 1920, okay, in accordance with the approval granted by IRDA, okay, और उसका लेटर नंबर ये था. अकॉर्डिंगली जो अमाउंट ऑफ 2225 करोड़ रुपए है, ओके, वो चार्ज किया गया रेवेन्यू अकाउंट को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 रेस्पेक्टिव एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ 6,675 करोड़ रुपए वो अमोर्टाइज किया जाएगा ओवर द पीरियड अप टू 31 मार्च. ओके, और ये क्या था? एडिशनल कंट्रीब्यूशन था. ओके, बिकॉज फ्रेश पेंशन ऑप्शन है वो एम्प्लॉयज को दिए गए थे उसके कारण. ओके, और जो कि 5 साल में राइट ऑफ होने थे, तो उसके ऊपर आपका ध्यान दिया है. सेकेंड नंबर इन्होंने कहा कि नोट नंबर C क्लोज 25 ऑफ शेड्यूल 15A के अंदर, ओके, टू द SFS रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज. अब देखो है कौन सा, ये देखना है ना आपको. क्लोज नंबर B15C7. चलो एक बार मैं ये पूरा कंप्लीट कर देता हूँ फिर आपको लेके जाता हूँ इस नोट में. ओके, नोट नंबर C25 ऑफ शेड्यूल 15A ऑफ द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटी अराइजिंग आउट ऑफ आउटब्रेक द COVID-19 assessment made by the management to the business of financial statement including valuation of policy liabilities, वो कितनी हो रही है? Our opinion is not modified in respect of these matter. और फिर उन्होंने कहा कि इन मैटर्स के ऊपर हमारी जो है वो क्या नहीं है, यहाँ पे जो हमारा ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है. ओके, उनमें अदर इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है, वो तो ठीक है. ओके, ये इतना ही था. उसके बाद में ये हिंदी में पहले आ गया फिर इंग्लिश में आ रहा है. हमारा ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. क्या? जो कॉरपोरेशंस हैं ऑफ BOD बोर्ड ऑफ मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन. जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो कंप्राइज करती है इन्फॉर्मेशन जो कि इंक्लूड की जानी चाहिए एनुअल रिपोर्ट में, बट डज नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अवर ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन. जो एनुअल रिपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड है टू बी मेड अवेलेबल टू अस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. जो ओपिनियन है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो कवर नहीं करता है अदर इन्फॉर्मेशन को, एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन देयर ऑन. In connection with our audit of the financial statement, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available, and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statement or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appear to be materially misstated. When we read the annual report, if we conclude that there is material misstatement therein, we will communicate the matter to those चार्ज विद गवर्नेंस. तो TCWG को इन्होंने कम्युनिकेट भी कर दिया. अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट आया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की. ओके, तो वो यही कहेगी कि प्रिपेयर करना एज पर गेप और सर्कुलर इश्यू किए गए हैं इरेडा के द्वारा इन दिस रिगार्ड. AS एप्लीकेबल होंगे. तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने की भी है. इन प्रिपेयरिंग SFS मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर असेसिंग द कॉर्पोरेट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न. तो गोइंग कंसर्न का इवेल्यूएट करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर आता है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो फॉर द ऑडिट ऑफ द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
आवर ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्टेन किया गया रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द एसएफएस एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यहाँ पे वो सारी की सारी जो अपन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। एज पार्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे कि ऐसे को वो फॉलो करेगा। उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड असेस किया है आरएमएम को, ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस लिए हैं। ऑब्टेन किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। उसके बाद में उन्होंने बोला इवेल्युएट किया अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। उन्होंने कंक्लूड किया कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है गोइंग कंसर्न बेसिस का। इवेल्युएट किया कि जो भी ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट है स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो। जो ऑब्टेन किया है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिवीजन ब्रांच यूनिट। Okay, we communicate with TCWG regarding among other matters the plan, scope and timing of the audit and significant audit findings including any significant deficiencies। और साथ साथ में प्रोवाइड किया है TCWG को with a statement that we have complied with relevant technical ethical requirements regarding independence। अब बात करते हैं अदर मैटर्स की। तो वी डू नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन ऑफ 105 डिवीज़न। तो इन्होंने अदर मैटर में इन्होंने ये लिख दिया कि हमने इनकी ऑडिट नहीं किया अभी तक। वी डू नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इतनी ब्रांचेस, दो एक्चुअल वैल्यूएशन है उसके रिगार्डिंग लिख दिया है। और हमारा ओपिनियन है वो इनके कारण मॉडिफाई भी नहीं हो रहा है। ओके, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दिया है कि एज पर इडा रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट क्या किया है कि वी हैव सोट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो कि हमारे नॉलेज के बेस्ड में थी एंड बिलीव कर रहे हैं कि वो नेसेसरी है फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर ऑडिट एंड हमने उसको सेटिस्फैक्ट्री समझा है इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मेंटेन किए गए हैं। हमारे ओपिनियन में प्रॉपर रिटर्न है वो डिविजनल ऑफिसर एंड ब्रांचेस बोथ जो भी ऑडिट हुई है या अनऑडिट हुई है वो रिसीव हो गई है और वो एडिक्वेट है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। बैलेंस शीट, रेवेन्यू अकाउंट, पीएनएल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो डील किए गए हैं बाय दिस रिपोर्ट। वो एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न्स है। एंड जो हमारा ओपिनियन है टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू एस, इन्वेस्टमेंट जो है वो वैल्यू हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द इरडा। और हमारे ओपिनियन के अंदर टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की गई है कॉर्पोरेशंस आर एप्रोप्रिएट एंड आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 है। As required by the regulation, we have issued a separate certificate dated June 29, 2021 certifying the matters specified in para 3 and 4 of Schedule C to the regulations। और ये फिर यहाँ पे खंडेलवाल जैन इन सबके पार्टनर्स की डिटेल्स आ गई हैं। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऊपर रिपोर्ट था। यहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेशन भी दिया है। सर्टिफिकेशन किस चीज़ का होगा? ओके, यहाँ पे रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर दिया है उन्होंने कि टू LIC जो सर्टिफिकेट इशू किया गया इन अकॉर्डेंस विद द एंगेजमेंट लेटर विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन इंडिया। जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो कंप्लाई करता है प्रोविजन ऑफ पैरा 3 and 4 ऑफ शेड्यूल सी ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इनका जो ओपिनियन है वो क्या है, इन्होंने रिव्यू किया है मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू यहाँ पे इन्हें कोई भी अपरेंट मिस्टेक्स है वो नज़र नहीं आए हैं, ना ही कोई इनकन्सिस्टेंसीज आई है। सब साथ में बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो भी सबमिट किया बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा वो ये सब इन्होंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है और यहाँ पे अगेन सबके नाम साइन आ जाएंगे। ओके, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे लिखा फॉर द प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इशूड बाय इरडा। इन्होंने कैश बैलेंसेस वगैरह सब वेरीफाई किए हैं। इन्होंने कॉर्पोरेशन है वो डज नॉट एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ एनी ट्रस्ट एंड NAV जो भी एप्लीकेबल है इन केस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन द लास्ट बिजनेस डे आर एज इन इंडिकेटेड इन इरडा रेगुलेशंस। एंड कोई भी पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स फंड है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई नहीं हुआ है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। ओके, ये सारी यहाँ पे अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए हैं। शेयर होल्डर्स फंड कितना है? सिर्फ 10,000 यहाँ पे रुपए दिखा रहा है, ये करोड़ के अंदर होगा शायद। ओके, उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस है वो 5,54,320 करोड़ एंड 28,179 करोड़ है एंड इतना इनका क्रेडिट है। तो अब देखो बाकी सब तो मैंने आपको बताया वो ठीक था, लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो ये है, ये इसका क्या है
तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट है। ओके, और बैलेंस शीट के अंदर अब हमें यहाँ से पूरा ब्रीफ पता चलेगा। इनकी शेयर कैपिटल कितनी थी, 10,000 करोड़ थी। उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस है 5,54,320 करोड़ इंडिया के अंदर, एंड इंडिया के बाहर 28,180 करोड़ के अराउंड है। वही क्रेडिट या फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में 897 करोड़ और 2,673 करोड़ है, तो यानी दोनों पॉजिटिव है, अच्छी बात है। अब बात आती है, ये इनका हो गया टोटल। उसके बाद में पॉलिसी होल्डर्स की फंड्स कितनी हैं। पॉलिसी होल्डर हमारे लिए मेन बेस है। ओके, तो उनकी वैल्यू कितनी है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट कितना हुआ है, पॉलिसी होल्डर फंड, मतलब एक तरह से ये दिमाग में लेके चलो कि इतने पॉलिसी होल्डर ने आपको क्या दिए, पैसे दिए हैं। कितने, 26,87,000, ये भी मैं कम बोल रहा हूँ, 2,68,000 नहीं, 2,68,77,102 करोड़ रुपए, और पता नहीं करोड़ में या लाख में, जो भी है। उसके बाद में इतनी इनकी पॉलिसी होल्डर फंड की वैल्यू है। ओके, इतना इनमें फेयर वैल्यू चेंजेस हुआ है वैल्यू में। ओके, उसके बाद में पॉलिसी लाइबिलिटी, मेरे को ये लगता है रुपए के अंदर ही अमाउंट है, बट रुपए में 5 लाख ही थोड़ी होगा फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अमाउंट, यहाँ पे लिखा भी नहीं है कहीं। ओके, कोई बात नहीं। ऐसी पॉलिसी लाइबिलिटीज है इनकी 33,61,69,130 रुपए की। ओके, ये 1000 या लाख किसी में हो सकता है, एक बार देख लेंगे। ओके, उसके बाद में इन्होंने बोला फंड्स फॉर डिस्काउंटेड पॉलिसीज कितनी है, कि प्रीमियम भुगतान न करने के कारण रोक दिए गए हैं। वो सिर्फ यहाँ पे लास्ट ईयर थे, करंट ईयर के अंदर नहीं है। ये वाला करंट ईयर का डाटा नहीं, ये वाला इनका नॉन लिंक्ड बिजनेस है और ये इनका लिंक्ड बिजनेस है। तो लिंक्ड बिजनेस के अंदर इनका इतना 3366 का और 1699 पॉइंट इतना रहा हुआ है। अब इंश्योरेंस रिजर्व्स कितने बनाए हुए हैं उन्होंने, 12,40,967 के, और इसमें इतने और इसमें इतने। प्रोविजन फॉर लिंक्ड बिजनेसेस कितने हैं, वो 32,85,555 रुपये का इतना है इनका। ओके, तो इन्होंने ये प्रोविजंस बना रखे हैं, और ये इनकी अभी तक की जितने भी पॉलिसी होल्डर को लाइबिलिटीज है वो इतनी है। ये मेन चीज़ है जो इनकी कोर है। ओके, और ये मेरे ध्यान से करोड़ में नहीं तो लाख में भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी ये तो। लेट्स सी। उसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में इन्होंने दिखाया कि इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है। ओके, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, शेयर होल्डर्स को एंड पॉलिसी होल्डर्स के अंदर है वो लगभग 21,580 करोड़, यहाँ पे 34,39,85,610, और फिर ये इतना अमाउंट है। उसके बाद में एसेट हेल्ड टू कवर लिंक्ड लाइबिलिटीज़ कितना है, लोन्स कितने हैं, फिक्स एसेट्स कितने हैं। ओके, ये इनका पूरा फिनेंशियल्स आपको दे रखे हैं, एंड देन वही कंटिन्यूस लिया, फिर इसका टोटल होगा, फिर लास्ट ईयर का भी दिए रखा है ऐसे चारों हेड के अंदर, और फिर उसका टोटल बता रखा है। ओके, उसी बात में फिर यहाँ पे आपको करंट एसेट लाइबिलिटी वगैरह सब दे रखी है कि करंट एसेट लाइबिलिटी, ये इनकी बैलेंस शीट का वो आ गया। ओके, ऊपर लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ था, फिर यहाँ पे एसेट साइड आया। एसेट साइड में उन्होंने कहा करंट एसेट हमारी इतनी है। ओके, मेन क्या है, देखो करंट एसेट में कैश, बैंक, एडवांसेस एंड अदर्स हैं, तो इनका मेन इन्वेस्टमेंट और यही अपने रहता है, और बहुत सारी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी रहती है। तो ये सारी चीज़ों को अभी अपन ऑडिट कैसे करने वाले हैं ये अपन डिस्कस करेंगे 1 by 1। इसीलिए मेरे को एक बार पहले आपको थोड़ा टाइम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रखना था, और अब अपन आगे बढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूएशन या लाइबिलिटीज आ गई। अब प्रोसीजर क्या है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने देख तो लिया ना कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे मेजर कंपोनेंट है, तो उसको वैल्यू कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो अब इनका रियल इस्टेट के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था जैसे आपने देखा। ओके, तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाएगी हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट में, लेकिन रिवैल्यूएशन किया जाएगा एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स। तो हर 3 सालों के अंदर आपको एक बार रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंड एटलीस्ट 3 ईयर के अंदर एक बार आपको रिवैल्यूएशन करना है। जो भी चेंज आता है कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इंश्योरर है वो यहाँ पे असेस करेगा एट ईच बैलेंस शीट डेट वेदर एनी इम्पेयरमेंट है वो हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर कोई भी गेन या लॉसेस अराइज होंगे ना ड्यू टू चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रियल एस्टेट, तो वो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर लेके जाओगे। जो प्रॉफिट आएगा ओके ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो इंक्लूड करेगा किसी भी प्रकार का एक्यूमुलेटेड चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन द इक्विटी अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व in respect of particular property and being recycled to the relevant revenue account or P&L
ऑन सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब सेकेंड आता है कि जो बेस है रिवोल्यूशन का वो डिस्क्लोज किया जाएगा इन द नोट्स टू अकाउंट्स। द अथॉरिटी है वो इशू करेगी डायरेक्शंस स्पेसिफाइंग द अमाउंट्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द रिवोल्यूशन रिजर्व फॉर क्लियरिंग बोनसेस टू द पॉलिसी होल्डर फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट। यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है कि जो एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट दैट इज रिलीज टू द पॉलिसी होल्डर एज पर द अथॉरिटीज डायरेक्शन नो अदर अमाउंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर आउट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट। तो कोई भी अमाउंट है वो रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट से पॉलिसी होल्डर को क्या नहीं होगी या शेयर होल्डर्स को वो क्या नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। जो भी इंपेयरमेंट लॉस है वो एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा इन द पीएनएल इमीडिएटली अनलेस की जो एसेट है वो कैरी होती है रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर। जो भी इंपेयरमेंट लॉस है वो रिवैल्यूड एसेट का वो ट्रीट किया जाता है रिवोल्यूशन में डिक्रीज की तरह ऑफ दैट एसेट। एंड अगर वो इंपेयरमेंट हो जाती है, लॉस एक्सीड करता है कॉरेस्पॉन्डिंग रिवोल्यूशन रिजर्व से, तो नॉर्मली भी अपन उसे रेवेन्यू या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते आए हैं और इसे भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये एफआर के अंदर अपन देखते हैं। ओके, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि इंपेयरमेंट क्या होता है वगैरह वगैरह, तो वो एफआर के अंदर अब जब आप इंपेयरमेंट वाले इंडियस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद में है डेब्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, वो हेल्ड टू मैच्योरिटी कंसिडर किए जाएंगे सिक्योरिटीज़ एंड शैल बी मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और उसको भी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर मेजर करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड, जो कि इक्विटी सिक्योरिटी। ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले अपन ने देखा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होगा। अब सेकेंड किया मैंने डेब्ट सिक्योरिटीज़ में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मेरा क्या होगा। थर्ड मैंने किया कि अगर इक्विटी सिक्योरिटीज़ है या फिर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, मैंने दूसरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा रखा है। ओके, एंड या फिर मेरा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस के अंदर क्या होगा। ओके, तो जो कि ट्रेडेड इन मार्केट, तो भाई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेडेड है एक्टिव मार्केट के अंदर, वो मेजर किए जाएंगे हमेशा फेयर वैल्यू के ऊपर ऑन द बैलेंस शीट डेट के दिन। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू द लोवेस्ट ऑफ द लास्ट कोटेड क्लोजिंग प्राइस जो है उसकी हमें क्या लेनी है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है वो वैल्यू मैं लूंगा। कौन सी, लास्ट कोटेड। अब आपको मल्टीपल दे सकता है, ओपनिंग ड्यूरिंग द ये थी, एवरेज ये थी, आपको लास्ट कोटेड प्राइस लेनी है। ठीक है, किसके लिए, इक्विटी के वैल्यूएशन के लिए। शेयर मार्केट के अंदर जाओ, स्टॉक एक्सचेंज में लास्ट कोटेड प्राइस देख लो उसकी, वो वाली उठा लो। जो इंश्योरर है वो एसेस करेगा ऑन अकाउंट ऑफ ईच बैलेंस शीट डेट वेदर एनी इम्पेयरमेंट ऑफ लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटी या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है वो ओकर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो वो यहाँ पे इम्पेयरमेंट फिर से देखेगा, क्योंकि इम्पेयरमेंट हो गया तो मतलब अपन तो ज़्यादा ही सोच रहे हैं, उतना तो है ही नहीं, तो वैल्यू उससे गिरानी पड़ेगी। एक्टिव मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है। अनरियलाइज्ड गेन या लॉस जो होता है अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है एंड द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो टेकन टू इक्विटी लिया जाएगा अंडर द फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट। किसके अंदर, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट के अंदर। ओके, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी केस हो वो इंक्लूड करेगा एक्यूमुलेटेड चेंजेस को इन द फेयर वैल्यू प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड अंडर इक्विटी। तो जो भी आपका फेयर, मतलब मान लो अगर आपका क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो प्रीवियसली फिर आपको देखोगे कि आपने कौन से फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में आपका प्रॉफिट था, लॉस था, क्या था। तो प्रॉफिट था तो वो उसी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और अदर लॉस था तो फिर वो पीएनएल के अंदर साथ में चला जाएगा। अब बात कहते हैं अथॉरिटी है वो इशू कर सकती है डायरेक्शन स्पेसिफाइंग द अमाउंट्स टू बी रिलीज फ्रॉम द फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, कि जो भी आप फेयर वैल्यू चेंज, अभी अपन ने देखा ना फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ फेयर वैल्यू चेंजेस अकाउंट कितनी बार आया था अपना। ये देखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे क्रेडिट या डेबिट फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट के अंदर वो इतनी इतनी वैल्यूज है, तो उसी में ये कह रहा है कि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई या गिर गई तो उसके कारण कितना इंपैक्ट आ रहा है। जो इंश्योरर है वो असेस करेगा ऑन ईच बैलेंस शीट डेट वेदर एनी इम्पेयरमेंट हैज़ ओकर्ड, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए एक्सपेंस इन रेवेन्यू या पीएनएल अकाउंट to the extent of the difference between the remeasured fair value of the security investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in revenue या P&L account। तो वही बात है, अगर फेयर वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो वो उस चेंज अकाउंट में चला जाएगा, और कोई इंपेयरमेंट हुआ है तो वो फिर पीएनएल के अंदर चला गया होगा, और कोई भी रिवर्सल हुआ है तो वो पीएनएल के अंदर चला जाएगा। ओके, रेवेन्यू या पीएनएल अकाउंट, वो तो जिससे मतलब जो एसेट जिससे रिलेट करती है वो उसके अंदर ही जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अनलिस्टेड एंड अदर देन एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी सिक्योरिटी, मतलब कि आपने प्राइवेट कंपनी के यहाँ पे क्या कर रखे हैं, शेयर्स होल्ड कर रखे हैं प्राइवेट कंपनी के। तो अब उस केस के अंदर आप क्या करोगे, तो अनलिस्टेड एंड
अदर देन एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस के अंदर यह रेगुलरली ट्रेड नहीं होंगे एक्टिव मार्केट्स के अंदर एंड मेजर किए जाएंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। जो प्रोविजन है वो मेड किया जाएगा फॉर डिमिनिशन वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। जो प्रोविजन मेड हुआ है वो रिवर्स कर दिया जाएगा इन सब्सिक्वेंट पीरियड्स के अंदर इफ एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एविडेंस शो एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर इट्स कैरिंग अमाउंट। जो इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द प्रोविजन है और वो एक्सीड नहीं करेगी हिस्टोरिकल कॉस्ट को। और इसी पर्पज़ के लिए रेगुलेशन के लिए सिक्योरिटी जो है उसको कंसीडर किया जाता है एज बिंग नॉट एक्टिवली ट्रेडेड इफ एज पर गाइडलाइंस गवर्निंग म्यूचुअल फंड लेड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई सेबी सच ए सिक्योरिटी इज क्लासिफाइड एज थिनली ट्रेडेड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, थिनली ट्रेडेड मतलब क्या होता है? जिनकी नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं होती है। ओके, ये प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स होते हैं, इसके प्राइस हमें नहीं मिलते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कि कितनी वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो वही ले सकते हैं। अब बात करते हैं, यानी इंडेक्स 113 भी अप्लाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू निकाल लो, बट वो वही आएगी। अब बात करते हैं, अपन ने कितने आइटम देख लिए, एक बार वापस से जाते हैं। यहाँ पे अपन चालू किए थे कि प्रोसीजर कैसे डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को। अभी अपन समरी ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका कैसे होगा, डेब्ट सिक्योरिटी का कैसे होगा, इक्विटी का कैसे होगा, अनलिस्टेड इक्विटी है तो उसका कैसे होगा। ओके, अब बात करते हैं लोन्स है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी है वो नॉट ओनली कैटर वैल्यूएबल डेथ कवर पॉलिसी, ओके, वो सिर्फ वैल्यूएबल डेथ कवर पॉलिसीज ही नहीं करती बल्कि आपको एक्सटेंड करती है हेल्पिंग हैंड्स भी बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लोन अंडर पॉलिसीज ड्यूरिंग लाइफ टाइम पॉलिसी होल्डर। तो अगर आप लाइफ टाइम पॉलिसी होल्डर हो इंश्योरेंस LIC के तो वो आपको यहाँ पे लोन भी ग्रांट करेगी। ओके, आपको पैसे चाहिए कोई नहीं, आप LIC के पास आओ। ओके, और यहाँ पे अपन यहाँ पे कौन सी साइड में है, अभी अपन सोर्स ऑफ फंड यानी कि इस लाइबिलिटी साइड में है, मैं आपको एसेट साइड में लेके आता हूँ। अब आप आ गए हो एसेट साइड के अंदर, यहाँ पे देखो एडवांसेस एंड अदर एसेट दिख रही है आपको। तो ये क्या है, ये आपने लोगों को एडवांसेस दे रखे हैं, लोन्स दे रखे हैं। ओके, और इसीलिए यहाँ पे वो जब भी लोगों को रिक्वायरमेंट होते हैं ना तो आप उसको लोन दे के भी उनकी हेल्प करते हो। ओके, तो ये भी इनका एक बिजनेस मॉडल यहाँ पे है और नॉर्मली लाइफ टाइम पॉलिसी होल्डर को देते हैं ताकि इनको कोई खतरा नहीं रहे। ओके, जब भी इसको फंड की जरूरत है आओ LIC से निकलवाओ और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरेस्ट तो लगेगा ही। As per the privileges and condition given on the policy document, insurer grants loan on the security or policy document to the person who is entitled for the same। तो जो भी entitled है उसके लिए उसको privilege मिलेगा। लोन सब वो मेजर किया जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट प्रोविजन। इम्पेयरमेंट प्रोविजन के सब्जेक्शन में आप ओके उसके कारण आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर होगा। जो भी इम्पेयरमेंट प्रोविजन है वो नोट बी लोअर देन द अमाउंट डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम होगा बाय द RBI दैट अप्लाई टू द कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं यूलिप क्या होता है। तो यूलिप बिजनेस क्या है, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए विद द प्रिंसिपल एज एनुमरेटेड अबव। तो नॉर्मली बात है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन का वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। जो सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर ईच सेग्रीगेटेड फंड ऑफ द लिंक्ड बिजनेस शुड बी अनेक्स्ड। और जैसे अपन ने पढ़ा था ना ऊपर, हर एक बिजनेस के लिए आ रहा था इंडिविजुअल का इतना, इसका इतना, इसका इतना, ग्रुप इंश्योरेंस इतना, लिंक्ड इतना। तो ऐसे हर एक इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने पड़ेंगे। फंड्स फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशन। फंड्स फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशन क्या है कि जो भी आपने फ्यूचर में कुछ भी काम करना है उसके लिए जो भी फंड्स आपने इकट्ठा कर रखा है या अलोकेट कर रखा है वो फंड्स अलोकेशन है वो या तो इधर तो पॉलिसी होल्डर या फिर शेयर होल्डर का हो सकता है, वो डिटरमाइन नहीं किया जाएगा बाय द एंड ऑफ ये क्या था, फंड्स फॉर फ्यूचर एप्रिसिएशन रिप्रेजेंट ऑल फंड्स द अलोकेशन ऑफ विच इधर टू ये पॉलिसी होल्डर और टू शेयर होल्डर्स हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो वो आपके फिर अगर मान लो इसके अंदर कौन से फंड्स आएंगे वो सारे जो कि आपको पता नहीं है, या तो पॉलिसी होल्डर से लोगे या शेयर होल्डर से लोगे और फ्यूचर अप्रोप्रिएशन के लिए, तो वो आप एक बार इसमें दिखा दो। अब ये था हमारा पार्ट वन इजी सा पार्ट था जिसके अंदर एक बार ब्रीफ दिया इन्होंने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या रहेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं। ओके, उसके बाद में अपन चलते हैं पार्ट 2 के अंदर जो कि हमें कहता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स है वो आपको देने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ओके, डिस्क्लोजर्स क्या क्या फॉर्मिंग पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो वो यहाँ पे आपको बोल रहा है। तो आपको ये डिस्क्लोजर तो करने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर किससे, बाई डिस्क्लोज किए जाएंगे बाय वे ऑफ नोट्स। ओके, नोट्स में क्या है, सबसे पहले जाएगा आपका कंटिजेंट लायबिलिटी का।
अब मैं दिखाऊँ क्या, यही आपको यहाँ पे नीचे नोट्स टू अकाउंट्स भी आने चाहिए थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ये यहाँ पे इनकी ख़त्म होगी कई पेजेस में, काफ़ी लंबी लंबी होती है इनकी। ये इनका रेवेन्यू अकाउंट चल रहा है अभी, पॉलिसी होल्डर वाला, ओके। और उसके बाद में ये अभी इनके लोगों के साइन आ गए, ओके। इनका सन्निधि लेखाकार यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी साइन आ गए सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे इनका आया रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अभी भी रेवेन्यू अकाउंट चलेगा, ओके। रेवेन्यू अकाउंट किसका होता है, पॉलिसी होल्डर अकाउंट भी अपन बोलते हैं, ओके। और उसको क्या बोलते हैं, P&L अकाउंट को नॉन टेक्निकल अकाउंट या शेयर होल्डर अकाउंट भी अपन बोलते हैं, ओके। अब इनके नोट्स नीचे नीचे आएंगे, अभी तक तो यही चलता जा रहा है। रेवेन्यू अकाउंट ही इतने पेजेस का तो देख लो, मतलब ये एक ही कंपनी है जिसके इतने बड़े बड़े होते हैं, बाकियों के नहीं लिखेंगे। रेवेन्यू अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे टेक्निकल अकाउंट आ गया यानी पॉलिसी होल्डर अकाउंट, इसको अपन P&L अकाउंट भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पे अब इनके नोट्स चालू होने चाहिए ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो रहेगा अभी, ओके। और इनके फॉर्म भी फिक्स होते हैं कि कौन से फॉर्म में फिल किया जाएगा, ओके। तो वो भी दिमाग में रखना है आपको। नॉर्मली ARA BRA ऐसे करके होता है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो फॉर्म APL, अच्छा सा नहीं बना रखा है इन्होंने, एक बड़े पेज पे दे दो यार सारी डिटेल। अब यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल्स बना के दे रखे हैं। लाइफ इंश्योरेंस से इतना, पेंशन बिजनेस से इतना, एन्युटी बिजनेस से इतना, वेरिएबल बिजनेस, हेल्थ बिजनेस, लोन लिंक्ड बिजनेस से इतना इतना इनका खर्चा था, इतना इनकी इनकम है, GST कितना है, सारी डिटेल्स, मतलब काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ नो डाउट। ये शेड्यूल 3 है, लास्ट में शेड्यूल 6 आया है, शेड्यूल 7 उधारी का आया है, शेड्यूल 8 है वो इन्वेस्टमेंट का है, शेयर होल्डर्स का, ओके। ये किसके, शेयर होल्डर्स वाला पेरा को बता रहा है, पॉलिसी होल्डर वाला नहीं है इन्वेस्टमेंट्स। तो वो इन्होंने इतना इतना कर रखा है। शेयर होल्डर्स का अगेन इन्वेस्टमेंट चल रहा है अभी, पॉलिसी होल्डर का देखो ये वाला मेन है अपना शेड्यूल 8A जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ये क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर का बताता है। यहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि ये गारंटीज हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये इक्विटी प्रेफरेंस, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, डेरिवेटिव में इनका कुछ भी नहीं है, नाम के लिए पढ़ रहे हैं अपन सिर्फ, ठीक है। और ऐसे ही इनका सिक्योरिटीज़ के अंदर डिबेंचर, बॉन्ड्स में, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज़, ये दिमाग में बैठ गई ना आपके जिस दिन बैलेंस शीट अच्छे से, तो फिर ये मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी से आपके अंडर में आप ऑडिट करने वाले हो, लोगों को पता ही नहीं होता क्लियरली। ओके, एसेट हेल्ड फॉर लाइबिलिटीज, ये ना ऑलरेडी एक का है ना वो ओपन में चल रहा है, ठीक है। मतलब कि जैसे एक कंटिजेंट लाइबिलिटी था तो जो डिस्क्लोजर करना होता है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जा रही है। अब डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज़ें आती हैं एक बार मैं आपको पहले इधर वाला पढ़ाता हूँ वरना ये रह जाएगा, ओके। सी यहाँ पे डिस्क्लोजर में सबसे पहले जाएगा आपका पार्टली पेड अप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं, कि कोई पार्टली पेड अप है क्या, फिर अंडरराइटिंग की कमीशन आउटस्टैंडिंग है क्या, कोई क्लेम्स है क्या, ओके, या फिर कोई भी गारंटीज है जो दी गई है क्या ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कोई भी स्टैट्यूटरी डिमांड या लाइबिलिटीज़ है डिस्प्यूट्स के अंदर, या फिर कोई भी री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन है क्या टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स, या फिर अदर्स कोई भी जो स्पेसिफाइड नहीं की गई है क्या, ऐसी कोई भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है क्या, तो उसकी पूरी डिस्क्लोजर जाएगा। देन जाएगा एक्चुरियल एजम्पशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ फॉर द लाइफ पॉलिसीज इन
फोर्स कौन कौन सी हैं, इनकम्बरेंसेस ऑफ द एसेट, मतलब आपकी जो एसेट है उसके ऊपर क्या कोई इनकम्बरेंस है क्या, इनकम्बरेंस मतलब कि कोई चार्ज क्रिएटेड है क्या उसके ऊपर, ओके, आपने उनके बेसिस पे कोई लोन वोन उठा रखा हो तो वो है क्या, ऐसा कुछ क्या, मतलब ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी है, ये कहीं एसेट या लाइबिलिटी में आपको दिखेगी नहीं, ये तो इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दी कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ओके, जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें इंश्योर करनी है कि क्लाइंट आपको धोखा तो नहीं दे रहा ना, कोई पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स नहीं है, कोई भी क्लेम्स ना हो, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी डिमांड, कोई भी री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन, कोई भी अदर्स, कोई भी एक्चुअल एजम्पशंस, कोई भी इनकम्बरेंसेस, कोई भी कमिटमेंट, कोई भी बेसिस ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज़, कोई भी क्लेम्स जो सेटल किए गए हैं वो, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन वैल्यूएशन इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट ना हो, परचेजेस जहाँ पे डिलीवरी अभी तक पेंडिंग है, इनको मिली नहीं हो, ओके, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि इंश्योरेंस बिजनेस से अलोकेट करते हैं, लोग जो रिलेट करते हैं, वो उनका बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू बेसिस के ऊपर बेसिस ऑफ रेवल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। जो फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्म करेगी एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ द ICAI क्या है, एंड कोई भी डिपार्चर होता है वो आपको विथ रीजन है डिपार्चर देना पड़ेगा, मतलब ICAI ने जो भी AS इशू कर रखे हैं वो आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं, और अगर आप डिपार्चर करते हो उन AS से तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि भाई आपने डिपार्चर क्यों किया है, ओके, डिपार्चर मतलब कि वो आपने अप्लाई नहीं किया, आपने कुछ और बेस्ड पॉलिसीज़ को अप्लाई किया, ओके। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, कर सकते हो, मतलब डिपार्चर कर सकते हो, बस आपको रीज़न देना पड़ेगा कि भाई आपने डिपार्चर क्यों किया, ओके। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाएगी, ओके। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको डिस्क्लोज करना है इन अकॉर्डेंस विद द एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, वो डिस्क्लोज करना है सेपरेटली टुगेदर विथ इट्स अमाउंट, नेचर एंड सिक्योरिटी एंड एनी स्पेशल राइट इन एंड आउटसाइड इंडिया, सेग्रीगेशन इनटू परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एज पर द डायरेक्शन इफ एनी इशूड बाय द अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, इरडा है, ओके। तो इरडा ने अगर आपको कोई भी बोल रखा है कि आपको ये इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट करके दिखाना है तो वो आपको सेग्रीगेट यानी अलग अलग करके दिखाने हैं, ओके। आपकी जो भी एसेट साइड है वो डिपॉजिटेड है अगर अंडर लोकल लॉस और अदरवाइज इनकम्बर्ड और आउटसाइड इंडिया तो वो आपको दिखाना है, परसेंटेज ऑफ बिजनेस सेक्टर वाइज, हर एक सेक्टर वाइज आपका कितना परसेंटेज ऑफ बिजनेस है वो आपको देना है, आपको समरी देनी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर द लास्ट 5 ईयर इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय अथॉरिटी, आपको बेसिस ऑफ अलोकेशन देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का एंड इनकम का बिटवीन पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट एंड शेयर होल्डर्स अकाउंट को, एंड अकाउंटिंग रेशियो एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब आता था, ये था हमारा पार्ट नंबर 2 के अंदर, ओके। अब आता है पार्ट नंबर 3 जहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो भाई बात ऐसी है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट है ना इमीडिएटली प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ईयर की, वो सारी अपन ने देखा ना अलग अलग पेजेस में क्यों जा रहा था, क्योंकि करंट ईयर के इतने इतने सारे आइटम आ रहे थे, फिर प्रीवियस ईयर के भी आ रहे थे, ओके। वो सारे के सारे फिगर है वो नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ थे, ओके। अब यहाँ पे ये अपन को पता चला कि वो जितने भी फिगर्स अपन देख रहे थे वो सारे नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ थे। जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंटल रिसीवेबल है ना इन कनेक्शन विद एन इन्वेस्टमेंट वो स्टेट किए जाएंगे ग्रोस अमाउंट के ऊपर, एंड जो भी इनकम टैक्स डिडक्टेड है ना इट सोर्स वो भी इंक्लूड किया जाएगा अंडर एडवांस टैक्सेस पेड एंड टीडीएस। मतलब नॉर्मली क्या होता है, आपको इंटरेस्ट इनकम आई, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम मान लो आपने अर्न करी 10,000 रुपये की, लेकिन आपके LIC को मिले कितने, सिर्फ 7,500 नहीं 9,000 रुपये मिले, 10% वो TDS काट लिया सामने वाले ने, तो वो अब यहाँ पे अपनी इनकम में कितना 10,000 ही दिखाएगी, जो 1,000 रुपये कटा है ना वो नीचे दिखाएगी कि इसने एडवांस टैक्सेस पे कर दिए हैं, ओके। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड, जो प्रोविजन है वो सब्जेक्ट टू below mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation renewal or diminution in value of asset होगा। जो एक्सप्रेशन रिजर्व है वो नॉट सब्जेक्ट टू बी अफोर्सेड इंक्लूडेड इन एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन रिन्यूअल और डिमिनिशन होगा। जो भी एक्सप्रेशन कैपिटल रिजर्व है वो इंक्लूड नहीं करेगी एनी अमाउंट रिगार्डेड एज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू P&L अकाउंट, and the expression revaluation reserve shall mean any reserve other than a capital reserve, and जो भी expression liability है वो include करेगी सारी liabilities को in respect of expenditure जो कि contracted है and all disputed और contingent liabilities हो, where any amount जो कि return off हुई है और retain की गई है by way of providing for depreciation renewal और diminution in value of asset, या फिर any amount जो कि retain की गई है by way of providing for any known liability or loss
वो इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट हो विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर्स इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर द पर्पस। जो कंपनी है वो प्रोविज़न करेगी फॉर डैमेजेस अंडर लॉ सूट्स अंडर द मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन की जो भी अवार्ड है वो उसके अगेंस्ट में जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग वो क्या करेगी, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ है वो फोकस रखेगी। ये सारी चीज़ें साथ साथ में मतलब ये जो है ना कि जो उसके अगेंस्ट में जा सकता है, लॉ सूट हो सकता है वगैरह वगैरह, तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोविजन रखेगी। वो कंटेंजेंट लाइबिलिटी को भी ओवरव्यू करेगी। साथ साथ में एक्सटेंट ऑफ रिस्क रिटेन एंड री इंश्योरेंस शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज कि कितना रिस्क हमने रखा है और कितना हमने री इंश्योरेंस कर दिया है, तो वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी अगर डेबिट बैलेंस हुआ पीएनएल अकाउंट के अंदर तो वो शो किया जाएगा इज डिडक्शन फ्रॉम द अनकमिटेड रिजर्व एंड द बैलेंसेस से, एंड वो सेपरेटली शो किया जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है पार्ट 4 जो कि हमारा आता है कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट। अब मैनेजमेंट रिपोर्ट का भी आपको पता है, अपन ने देखा था एडिशनल सर्टिफिकेशन है वो सीए फर्म को देना पड़ता है, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये मैनेजमेंट रिपोर्ट में जो भी उन्होंने लिखा वो सही है। तो उनको कंफर्मेशन रिगार्डिंग द कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी। ओके, उनको एक चीज़ कंफर्म करनी पड़ती है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है। ओके, साथ में सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि जितने भी ड्यू पेबल्स हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को वो पे हो गए हैं, वो उनको कंफर्म करना पड़ेगा। यानी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो एज पर स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हुए हैं। और डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ेगी कि जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया है आउटसाइड इन इंडिया एंड फंड्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ द पॉलिसी इशूड बाय द इंडिया। कंफर्म करना पड़ेगा कि जो भी सोल्वेंसी मार्जिन है वो मेंटेन हुआ है। इनका कितना था, वो 15.20 समथिंग था शायद। ओके, तो नहीं सोल्वेंसी मार्जिन अपन ने नहीं पढ़ा था, अपन ने CRAR पढ़ा था। CRAR क्या है, सोल्वेंसी मार्जिन भी देख लेंगे, दिखाऊं कितना है सोल्वेंसी मार्जिन। ठीक है, इन्होंने सोल्वेंसी मार्जिन के लिए देखो यहाँ पे आ गया एक्चुअल सोल्वेंसी मार्जिन डिटेल वर्सेस रिक्वायर्ड सोल्वेंसी मार्जिन। तो जो एक्चुअल सोल्वेंसी मार्जिन है कॉर्पोरेशन का वो 176% है प्रीवियस ईयर से, जो कि एंड हुआ था 31 मार्च को। उस टाइम 155% था, और जबकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कितनी है 150% की है। तो सी इनको कितनी रिक्वायरमेंट है 150 की, और इनकी 176% का सोल्वेंसी मार्जिन है, मतलब अच्छा खासा लिक्विडिटी है इनके पास में। सर्टिफिकेशन टू द इफेक्ट दैट द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स है वो रिव्यू की गई है। अब देखो यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जितनी भी वैल्यू है ना ऑल एसेट की वो रिव्यू की गई है, और इसका सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ओके, इन द बैलेंस शीट्स आर शोन इन द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स नॉट एक्सीडिंग देयर रियलाइजेबल और मार्केट वैल्यू अंडर रेस्पेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द एसेट्स। आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा टू द इफेक्ट दैट नो पार्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस फंड्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई हुआ है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। ओके, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि जो भी ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर है ना एंड स्ट्रेटेजी जो आपने अडॉप्ट किया है टू मिटिगेट द सेम ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज इफ एनी। अगर कोई सेपरेट स्टेटमेंट गिवन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कंट्री रिस्क एंड एक्सपोजर रिस्क के लिए, एंड द हेजिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड, जो एजिंग ऑफ क्लेम्स है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, इंडिकेटिंग द ट्रेंड्स इन एवरेज क्लेम सेटलमेंट ड्यूरिंग the preceding 5 years, certifications of the effect as to how valuation of investment है वो carry out होगा। रिव्यू करना पड़ेगा asset quality को and performance of the investment in terms of portfolios। साथ साथ में responsibility statement देना पड़ेगा that जो प्रिपेयर किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। जो मैनेजमेंट है उन्होंने अडॉप्ट किया अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। ओके, मैनेजमेंट ने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर लिया है मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपेयर किया है, और इंश्योर करना कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो कॉमेंसरेट करता है विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एग्जिस्ट। ओके, साथ साथ में शेड्यूल जाएगा पेमेंट का विच हैव बीन मेड टू इंडिविजुअल फर्म कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच डायरेक्टर्स ऑफ द इंश्योरर आर इंटरेस्टेड। तो जहाँ पे भी आपके डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है, LIC के डायरेक्टर्स जहाँ पे भी इंटरेस्टेड होंगे ना उनका पूरा क्या जाएगा शेड्यूल्स ऑफ पेमेंट्स जाएगा कि उनको क्या क्या पेमेंट्स हुए हैं अभी तक। ओके, अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ LIC। तो अभी तक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, कंटिजेंट एसेट्स, डिस्क्लोजर्स, ये सारी बातें हमने देखी। कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या होगा। अब बात करते हैं हम कि ऑडिट कैसे करनी है अपन को इसकी कंपनीज की। तो सी जो इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस है वो कैटेगराइज किए जाते हैं बिलो अंडर मेन ऑपरेशनल साइकिल। वो इनका मेन ऑपरेशनल साइकिल है, क्या चीज़, कंट्रोल के जो फंक्शंस है वो कंसिडरिंग, क्योंकि अपन हर एक ट्रांजेक्शन को जाके चेक नहीं कर सकते, अपन को तो प्रोसेस देखनी है
कि प्रोसेस में कहीं लूप होल तो नहीं है ना, अगर प्रोसेस करेक्ट है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करेक्ट होगी। Okay, peculiar nature of life insurance business, areas where the internal controls are similar to one adopted by other companies such as for cash and bank, कि other companies ने क्या अडोप्ट कर रखे हैं, हमारी क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने क्या कर रखा है, अदर ने क्या कर रखा है, फिक्स असेट में अपन ने क्या कर रखा है, अदर ने क्या कर रखा है, वो डील की जाएगी एज पर द पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, जो कि पब्लिश की जाती है ICAI के द्वारा। सिंस वेरियस ऑपरेटिंग साइकिल्स है वो इंटरलिंक हो सकते हैं, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल किसके बेसिस पे होते हैं, बिजनेस के बेसिस पे, और हमारे यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। ओके, तो इसीलिए इनको ऑपरेट करना, सिस्टम में साइकिल को वो रिव्यू करना पड़ेगा आपको साइमल्टेनियसली। ओके, अब एरियाज कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे पेक्युलियर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो इनोमरेट किया गया है बिलो, कि अगर आप एक्चुअल प्रोसेस करते हो, जो भी एक्चुअरीज हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, वो गेन किया है ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस। जो रोल है एक्चुअली इन लाइफ इंश्योरेंस वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सुपरवाइजिंग कंप्लायंस टू सर्टिफाई वेदर जो प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो इन अकॉर्डेंस विद द जनरल रेगुलेटरी गाइडलाइंस है या नहीं है। जो जॉब ऑफ एक्चुअरी और एक्चुअरियल डिपार्टमेंट है इन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो इन्वॉल्व करती है डिटेल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑफ क्वांटिटी रिस्क। जो एक्चुअरियल डिपार्टमेंट है वो कैलकुलेट करेगा मॉडलिंग हब ऑफ द कंपनी विद इन द डिपार्टमेंट फंडामेंटल्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, जो कि डिटरमाइन करेगा प्राइसिंग क्या होगी, पॉलिसी वैल्यूएशन टेक्निक की। अब ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल बताया कि इंश्योरेंस बिजनेस में एक्चुअरियल प्रोसेस होती कैसे है। ओके, ऐसे ही ऊपर बताया। अब बन पड़ने वाले हैं कि अब यहाँ पे ऑडिटर का क्या रोल आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो एक्चुअरियल डिपार्टमेंट के हाथ में है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी में पूरा का पूरा एक्चुअरी डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ यही चीज़ कैलकुलेट करता है कि लगभग कितना हो, और एस्टिमेशन करना इनका काम होता है। जो ऑडिटर है इन द ऑडिटर रिपोर्ट वो रिक्वायर्ड है टू सर्टिफाई वेदर द एक्चुअल वैल्यूएशंस है या फिर लाइबिलिटी है वो ड्यूली सर्टिफाई की गई है अपॉइंटेड एक्चुअरी के द्वारा, इंक्लूडिंग टू द इफेक्ट दैट जो अजम्पशंस उसने यूज़ किया वैल्यूएशंस की वो इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स होनी चाहिए। कोई भी इशू की जाती है अथॉरिटी के द्वारा एंड या और द एक्चुअरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन कॉन्करेंस विद द इरेडा। ओके, इसीलिए ऑडिटर जनरली रिलाई करता है ऑन द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द एंड अपॉइंटेड एक्चुअरी के द्वारा सर्टिफाइंग द पॉलिसी लाइबिलिटीज। हाउएवर जो ऑडिटर है वो डिस्कस कर सकता है विद द एक्चुअरी विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस फॉलोड एंड अजम्पशन मेड बाय हिम बिफोर सर्टिफाइंग द पॉलिसी लाइबिलिटीज। यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लास्ट टाइम भी देख रहे हो तो आपको एक बार आइडिया मिल जाए, वरना आप इसको वीडियोस को 2 बार सुनोगे ना, इतने में दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं एक्चुअल डिपार्टमेंट ब्रॉडली कॉन्सेंट्रेट करता है फॉलोइंग की एरियाज के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या था, ऑडिटर सिर्फ एक्चुअली से डिस्कस करेगा कि क्या प्रोसेस आपने फॉलो की, क्या एजम्पशंस आपने फॉलो की, और उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले लेगा। ओके, अब वो उनको चैलेंज तो कर नहीं सकता ना। हाँ, अगर उसको डाउट लगता है तो फिर वो अपने एक्चुअली वैल्यूएशन से कर सकता है, फिर कंपेयर करवा सकता है, जो भी अपना ऑडिटर एक्सपर्ट है उसको यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्राइस, ये कि एक्चुअल डिपार्टमेंट है वो ब्रॉडली कहाँ पे कंसंट्रेट करता है। तो ये कुछ की एरियाज हैं जहाँ पे जो LIC है ना, LIC की ये बिल्डिंग है। ओके, बिल्डिंग आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया है। तो उसके एक कोने में यहाँ पे एक्चुअल डिपार्टमेंट बैठता है। ओके, तो वो मेनली तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे वो नए प्रोडक्ट, अब देखो एक्चुअली ही मेन LIC के प्रोडक्ट डेवलप करता है, अपने जैसे लोग नहीं करते। अब भाई अपन को क्या पता किस में कितना प्रीमियम लेना चाहिए, किस में कितनी रिस्क है, कितनी कितनी अपन को लग रहा है। तो वो एक्चुअल जो होते हैं ना वही प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, उसकी अपने एक्सपीरियंस एनालिसिस बहुत सारी मेथोडोलॉजीज यूज़ करते हैं और फिर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, मॉडल को डेवलपमेंट करते हैं, स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन एंड रिजर्विंग करते हैं, बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, सोल्वेंसी को मैनेज भी यही करते हैं। ओके, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करते हैं वेरियस बिजनेस वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स के ऊपर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये हमारा एक्चुअरियल डिपार्टमेंट की बात चल रही है। ओके, अब बात करते हैं अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या बोलता है, ए प्रपोजल इन एन एप्लीकेशन फॉर एन इंश्योरेंस कवर। जो प्रोसेस है वेरीफाइंग करने की लेवल ऑफ रिस्क इन ईच न्यू एंट्रेंट इज कॉल्ड सिलेक्शन और अंडरराइटिंग। ओके, इनका काम क्या है, सिलेक्शन करना और अंडरराइटिंग करना। ओके, कौन है ये लोग, अंडरराइटर ही हैं। ओके, मतलब कि एप्लीकेशन है कि आप इंश्योरेंस कवर ले लो उसके लिए। ओके, ये रिस्क को लेवल निकालते हैं। ओके, और वहाँ पे इसको सिलेक्शन भी बोलते हैं और अंडरराइटिंग भी बोलते हैं। तो अंडरराइटिंग असेस करता है रिस्क को एंड डिटरमाइन करता है कि कितना प्रीमियम चार्ज किया जाना चाहिए। जो फंक्शन है अंडरराइटर का वो अक्वायरर टू राइट बिजनेस है दैट विल ब्रिंग मनी टू द इंश्योरेंस कंपनी, जिससे इंश्योरेंस कंपनी के पास में पैसा आता है, एंड टू प्रोटेक्ट द कंपनीज बिजनेस फ्रॉम रिस्क दैट दे फील विल मेक ए लॉस। जो अंडरराइटर है वो डिक्लाइन करेगा रिस्क को और प्रोवाइड करेगा एक कोटेशन इन विच जो प्रीमियम्स हैं वो लोड किए जाएंगे और इन विच वेरियस एक्सक्लूजन्स है वो स्टिपुलेट किए गए हैं, जो कि रेस्ट्रिक्ट करेंगे सर्कमस्टांसेस को अंडर विच ए क्लेम वुड बी एक्सेप्टेड एंड पेड। तो जिसमें क्लेम को एक्सेप्ट एंड पे किया जाएगा।
ओके तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस बिजनेस की डिटेल्स दी। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अब रोल ऑफ ऑडिटर क्या रहेगा, तो रोल ऑफ ऑडिटर ऐसा रहेगा कि वाइल वेरीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग, जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वो रिव्यू करना एंड प्रोसेस करना, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क रहेगा थ्रू द अंडरराइटिंग प्रोसेस एंड इवेल्युएट करना। सी यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आया, सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव है, ओके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिव्यू करना है प्रोसेस को, ओके कितने रिस्क हैं, ओके एंड इवेल्युएट करना किसकी, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की, कि वो सारे प्लेस में हो एंड टाइमली एंड एक्यूरेट इंश्योरेंस पॉलिसी हो, एडहेरेंस टू द इरडा एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो री इंश्योरेंस क्या है, इज ए रिस्क मिटिगेटिंग टूल जो कि अडॉप्ट किया गया है इंश्योरर के द्वारा, वेयर बाय द रिस्क अंडरराइटन बाय वन इंश्योरर इज ट्रांसफर्ड पार्शियली टू अनदर इंश्योरर। और इसीलिए जो री इंश्योरर है वो इंश्योर करता है, परचेजिंग करता है कवरेज फ्रॉम ए सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे री इंश्योरेंस के बिजनेस को आपको समझाने की कोशिश किया। आप LIC वाले हो, ओके आप LIC वाले हो, ओके यहीं पे एक दूसरा है, इसका नाम क्या है, लॉयड, ओके इसने इंडिया में ब्रांच खोल रखी है, ये फॉरेन कंपनी है, ओके UK के अंदर लंदन सोसाइटी करके है ये। तो वो क्या करती है, आप ये इंश्योरेंस LIC है और LIC का भी ये फिर से री इंश्योरेंस करती है, ओके तो ये आपकी कौन हो जाएगी, री इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। अब इनके जब आप ट्रांजेक्शन चेक करोगे ना तो फिर कैसे करोगे, तो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है ऑडिटर का टू चेक एंड कंफर्म करना कि जो री इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन पेमेंट है वो एज पर एग्रीमेंट हुई हो, ओके विद द री इंश्योरर एंड नेसेसरी प्रोविजन है वो किया गया है आउटस्टैंडिंग री इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो कि प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुआ हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड रेस्पेक्टिव हेड्स के अंदर। जो ऑडिट है इन दिस रिगार्ड वुड नॉर्मली कवर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द री इंश्योरेंस। तो कौन कौन से एरिया है, सबसे पहले वेरिफिकेशन की, देन अपडेट करना या रिन्यूअल करना एग्रीमेंट्स को, एंड वेरिफिकेशन करना पेमेंट्स का जो कि री इंश्योरेंस का, या फिर वेरीफाई करना एडुकेट प्रोविजंस आर कैरिड आउट इन द बुक्स, तो बुक्स के अंदर हो रखा हो। अब जब मैं कल आपको लास्ट में बता के जा रहा था तो मैंने कहा था कि FLC पे MCQ भी आया था इस बार। तो क्या है ये, क्लोज नंबर 6(2) ऑफ इरडा है वो बताता है कि जो इंश्योरर है वो इन्फॉर्म करेगा लेटर के द्वारा फॉरवर्डिंग द पॉलिसी दैट ही हैज़ ए पीरियड ऑफ 15 डेज। कौन, इंश्योरर कौन होता है, जिसने इंश्योरेंस किया है, यानी कि LIC यहाँ पे इन्फॉर्म करेगी लेटर्स के थ्रू किसको इन्फॉर्म करिए 15 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट टू रिव्यू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी एंड वेयर द इंश्योर्ड डिसएग्री। तो किसको डिलीवर करता है, इंश्योर्ड को करता है, मतलब जिसका इंश्योरेंस हुआ, यानी मैंने कराया तो मेरे को भेजेगा 15 दिन के अंदर भेजेगा कि भाई आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लो एंड जो भी TNC है उसको to any of those terms and condition he has the option to return the policy stating the reason for his objection, okay when he shall be entitled to a refund of the premium paid subject only a deductions of proportionate risk premium for the period on cover and the expenses incurred by the insurer on medical examinations of the proposer and stamp duty charges, okay साथ साथ में उसका डिडक्शंस होगा किसका, प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम का फॉर द पीरियड ऑन कवर एंड जो भी एक्सपेंस इनकर किया है इंश्योरर ने, इंश्योरर मतलब कि LIC ने मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर या फिर स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस के ऊपर। इसीलिए फ्री लुक कैंसिलेशन क्या होता है, अकॉर्डिंगली FLC एक ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया है पॉलिसी होल्डर को, जहाँ पे उसके पास में 15 दिन का पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट टू रिव्यू द TNC ऑफ द पॉलिसी एंड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं होता, उसको डिसएग्रीमेंट होना है एनी ऑफ TNC, तो ही या सी हैज़ द ऑप्शन टू रिटर्न द पॉलिसी स्टेटिंग द रीजन फॉर पॉलिसीज कैंसिलेशन। FLC रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट कैन बी रिसीव्ड थ्रू एनी मोड, जैसे कि ईमेल, फैक्स, लेटर के थ्रू किया जा सकता है आपके द्वारा, डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब जो भी आपके पॉलिसी में लिखा है ना कि ये हमारा FLC का मोड रहेगा तो वो आपको फॉलो करना है। अगर रिटर्न लेटर जरूरी है तो सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर है वो मैच होने चाहिए ओरिजिनल प्रपोजल फॉर्म के साथ में। जो FLC रिक्वेस्ट की गई है वो प्रोसेस होगी ओनली व्हेन द पॉलिसी होल्डर वो सेटिस्फाई नहीं होता है विद द TNC ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड नॉट फॉर एनी अदर रीजन। अगर वो पॉलिसी होल्डर है
वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट की टीएनसी से सेटिस्फाइड नहीं है तभी होगा, किसी अदर रीजन से कि नहीं यार मेरा मूड ही नहीं है अब नहीं लूँगा, तो वो नहीं चलेगा। ओके, एफएलसी रिफंड है वो पे कर दिया जाएगा इधर बाई चेक के थ्रू, और अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है तो वो डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। देन कंसेंट फॉर द डायरेक्ट क्रेडिट अलॉन्ग विद द कैंसल चेक फॉर द बैंक अकाउंट डिटेल्स इज सबमिटेड, और फिर आप जिसके अंदर आपने कैंसिल चेक दिया है ना, तो उसी के अंदर आपको क्रेडिट हो जाएगा। एफएलसी रिफंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो रिफंड कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से आपका प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम, ओके, मतलब प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम कितना था वो, और मेडिकल चार्जेस, मतलब कि मान लो आपका 10 दिन का पीरियड का इंश्योरेंस रहा था, रिस्क कवर किया था, तो 10 दिन में आपको कुछ भी होता तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको पूरा पे करती, तो प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम आपका काट लिया जाएगा, और साथ में अगर उनका कोई भी मेडिकल इंस्पेक्शन चार्जेस लगा है इंश्योरर के द्वारा इनकर किया गया तो वो भी आपका काट लिया जाएगा, और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको क्या कर दिया जाएगा, एज इफ एफएलसी के रिफंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑडिटर का रोल क्या है कि जो ये इंश्योरेंस बिजनेस को भी साथ में समझा रहा है, ओके, उसके एक एक आइटम को आपको समझा रहा है, और उसमें ऑडिटर का रोल क्या है वो भी बता रहा है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना ऑडिट का, वो टू चेक एंड कंफर्म करना है कि जो भी एफएलसी रिक्वेस्ट की गई हैं वो रिसीव हो जानी चाहिए 15 दिन के अंदर, ओके, 15 डेज में, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट बाय द पॉलिसी होल्डर, and verification of signature of the policy holder and processing of FLC request within TAT defined by the insurer, जो भी TAT इन्होंने डिफाइन किया इंश्योरर ने उसके अंदर हो जाने चाहिए। Also checking the appropriate accounting entries are recorded for refund, और appropriate अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो रिफंड के लिए वो हो जानी चाहिए, अकाउंटिंग एंट्रीज हो जानी चाहिए। अब आता है पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल। अब ये क्या होता है, तो भाई लैप्स इज द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पॉलिसी, कि आपने पॉलिसी अपनी क्या करती है डिसकंटिन्यू कर लिया, आपको पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना है। ओइंग टू नॉन पेमेंट्स ऑफ प्रीमियम ड्यूज, जो टर्म लैप्स है, लैप्स मतलब कि क्या होता है, अगर आपने वो भी पढ़ा हो तो अपना जब अपन अंडर राइटिंग पढ़ते थे, ओके, अंडर राइटिंग मतलब कि उस टाइम पे आईपीसीसी में एडवांस अकाउंट्स के अंदर, तो वहाँ पे होता था कि वेस्टिंग पीरियड लैप्स हो जाएगा। लैप्स होना मतलब कि पॉलिसी लैप्स हो गई, अब आप, या फिर रिवाइवल क्या होता है, मतलब कि एक पीरियड है, 1 साल की मैंने पॉलिसी ली तो 1 साल बाद में वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी अपने आप ही, ओके, या फिर मैं रिवाइवल कर लूँगा यानी कि रिन्यू वगैरह उसको करा लेता हूँ, तो वो तो लैप्स है मतलब कि डिसकंटिन्यू हो गई है पॉलिसी ओइंग टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ड्यूज, तो जो भी प्रीमियम ड्यू हुए थे उसका अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके कारण लैप्स हो जाएगी। जो लैप्स है वो डिफाइन नहीं की गई है इन द इंश्योरेंस लेजिस्लेशन के अंदर, एक्सेप्ट कि जो भी पॉलिसी है विच हैज़ अक्वायर्ड ए सरेंडर वैल्यू, जिसकी सरेंडर वैल्यू है shall be kept alive to the extent of the paid up sum assured, तो जो आपने सम assured, जो भी आपका पेड अप सम assured है उतना अगर आपने पेड अप अलाइव रखा है, ओके, जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू आ रही है, मतलब अगर आप बीच में सरेंडर कर देते हो तो जिस दिन से आप सरेंडर करो उसके बाद से वो क्या हो जाएगी, आपकी लैप्स हो जाएगी, राइट, आपको सरेंडर वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू कीप ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स, अगर आपको कोई पॉलिसी फोर्स में रखनी है, जो पॉलिसी होल्डर है वो रिक्वायर्ड है टू पे प्रीमियम्स व्हेन ड्यू, तो जब भी आपके प्रीमियम ड्यू होते हैं तब आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे वो मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या बाई एनुअली बेसिस पे हो। अगर पेमेंट मिस हो जाते हैं तो इंश्योरर अलाउ करेगा 15 दिन या 30 दिन के पीरियड को फ्रॉम द प्रीमियम ड्यू डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट्स को बनाने से पहले। तो पीरियड है वो टर्म किया गया है एज ए ग्रेस पीरियड, तो ये 30 दिन का टाइम, 15 से 30 दिन का टाइम आपको दिया गया है। पॉलिसी होल्डर डज नॉट मेक द पेमेंट विद इन द ग्रेस पीरियड, तो ग्रेस पीरियड में आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, थस ए रीपेमेंट विद इन द ग्रेस पीरियड इज डीम्ड टू बी ए पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, और अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो वो ये मान लिया जाएगा कि आपका क्या हो गया है, ऑन द ड्यू डेट पेमेंट हो गया है, और उस केस में ड्यू डेट से ही आपका रिस्क कवरेज चालू हो जाएगा। मैंने आपको पहले 64VB बताया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका क्या नहीं माना जाएगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका इंश्योरेंस रिस्क है वो स्टार्ट नहीं माना जाएगा, और जब तक रिस्क स्टार्ट नहीं है तो अगर आपको कोई भी लॉस हुआ तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया कि अगर आप रिवाइवल कराते हो कि अगर वो इनफोर्स मानी जाएगी तो 1 साल के पीरियड के लिए थी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड और मिला, और अगर इसके बीच में अगर आप कहीं भी करा लोगे ना तो यही डेट से आपको क्या माना जाएगा, वो कि इस दिन से ही डीम्ड टू बी है वो पेमेंट रिसीव हो गया था। अब लेजिस्लेशन इफेक्ट करेगा सारे स्टेक होल्डर्स को, जो पॉलिसी होल्डर है, एजेंट को एंड इंश्योरर, तीनों को इफेक्ट करेगा। लैप्स पॉलिसी है वो सीज हो जाती है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, तो लैप्स पॉलिसी में आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और साथ में जो भी बेनिफिट्स है वो सारे के सारे फॉरफिट हो जाते हैं,
ओके। एंड जो भी नई पॉलिसी होती है उसकी कॉस्ट भी हायर होती है, तो इसीलिए रिवाइवल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रिवाइवल की कॉस्ट थोड़ी कम होती है। एंड साथ साथ में एजेंट को किसी भी प्रकार का वो रिन्यूअल प्रीमियम या कमीशन है पॉलिसी का लैप्स का वो नहीं मिलता है। इसीलिए TNC ऑफ पॉलिसी स्टिपुलेट करती है कि जहाँ पे भी प्रीमियम पे नहीं किया गया है विद इन द ग्रेस पीरियड, तो उस केस के अंदर जो पॉलिसी लैप्स हुई है वो रिवाइव की जा सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। ओके, सम इंश्योरेड डू नॉट अलाउ रिवाइवल इफ द पॉलिसी हैज रिमेन इन लैप्स कंडीशन फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अगर आपकी लैप्स हो गई है और 5 साल तक हो गई है, ओके, तो 5 साल, कई तो आपको पूरा लाइफ टाइम अलाउ करते हैं कि आप जिंदगी में कभी भी आना रिवाइव करा सकते हो, और कई आपको सिर्फ 5 साल का पीरियड देते हैं कि अगर आपने 5 साल भी नहीं कराया ना, फिर तो आपको फ्रेश पॉलिसी लेनी पड़ेगी, फिर आप इसको रिवाइव नहीं कर सकते हो। अब ये इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल क्या होती है। ओके, अब यहाँ पे आगे वाला और पढ़ देता हूँ। इंश्योरर शुड हैव टेकन परसिस्टेंट मेजर फॉर मॉनिटरिंग रिसिप्ट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम्स विद इन द ड्यू डेट। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ इंश्योरर्स policy lapsation is tracked over the PMS wherein the premium due dates are monitored by the system once initial data for the policy is entered in the system। कि एक बार आपका पॉलिसी डाटा है वो सारा एंटर कर दिया ना, तो उसके बाद में PMS इनका एक सॉफ्टवेयर है या ये मैनेजमेंट सिस्टम है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो भी इनका सिस्टम है, पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो उससे ये पूरे के पूरे डाटा को क्या करते हैं, ट्रैक कवर करते रहते हैं कि किसका किसका है वो पॉलिसी लैप्स होने वाला है। अब ऑडिटर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रोल क्या है ऑडिटर का, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर का है वो चेक करना एंड कंफर्म करना है कि ड्यू डेट्स के ऊपर जो भी रिकॉर्ड हुए हैं एंड मॉनिटर हुए हैं वो प्रॉपरली हुए हों। ओके, ड्यू डेट यानी कि मान लो 31 मार्च को फाइनेंशियल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उस दिन जितने आपके लैप्स रिवाइवल का जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो आनी चाहिए। ओके, कई है वो लैप्स हो जानी चाहिए, जो लैप्स हो गए उनको मार्क कर दिया जाना चाहिए एज ए लैप्स और नॉन रिसिप्ट ऑफ रिन्यूअल्स प्रीमियम विद इन ड्यू डेट या ग्रेस पीरियड, कि भाई जिनका ड्यू डेट के अंदर या ग्रेस पीरियड के अंदर है वो क्या नहीं आया, प्रीमियम नहीं आया है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जानी चाहिए, लैप्स हो जानी चाहिए। इन केस ऑफ रिवाइवल रिक्वेस्ट, अगर कोई रिवाइवल रिक्वेस्ट आ जाती है तो एडिक्वेट चेक्स है वो हो जाने चाहिए इन प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स एंड एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स है वो ऑब्टेन कर ली जानी चाहिए बिफोर रिवाइविंग द पॉलिसी। तो रिवाइव करने से पहले वो क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाने चाहिए। उसके बाद में आता है कि पॉलिसी सरेंडर करना। पॉलिसी सरेंडर क्या होता है, अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है वो रेफर करता है, ओके, सरेंडर ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी रेफर्स टू वॉलंटरी टर्मिनेशन, मतलब आप खुद चाहते हो यार अब नहीं चाहिए कोई पॉलिसी, ठीक है, हम पूरा धन सब मतलब सब कुछ छोड़ा के आप पहाड़ों में जाके बसेंगे, हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, तो हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं। ओके, तो इस केस के अंदर वॉलंटरी टर्मिनेशन होगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रोसेस है सरेंडर की वो इनिशिएट की जाती है हमेशा पॉलिसी होल्डर के द्वारा। पॉलिसी बिकम एलिजिबल फॉर सरेंडर ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 साल, 3 सालों के बाद में है। ओके, अगर आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो पॉलिसी सरेंडर के लिए एलिजिबल हो जाएगी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी प्रोवाइडेड दैट 3 years प्रीमियम्स हैव बीन पेड विद इन द ड्यू डेट्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों सालों का जो प्रीमियम है वो विद इन ड्यू डेट क्या हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। जो पॉलिसी होल्डर है वो सबमिट करेंगे, सरेंडर करेंगे रिक्वेस्ट को फ्रॉम ड्यूली साइन ऑफ by him at ब्रांच या प्रोसेसिंग सेंटर में along with the original policy document and डिस्चार्ज करेंगे वाउचर को एंड द डिस्चार्ज वाउचर को। एलिजिबिलिटी क्या है सरेंडर की, वो मेंशन की गई है इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जो पॉलिसी है वो सरेंडर की जा सकती है ओनली व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव। अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अलाइव है तभी आप सरेंडर कर सकते हो, अगर वो मर ही गया तो फिर आपको पूरा क्लेम मिल ही जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वो चेक करना है एंड कंफर्म करना है कि जो सरेंडर है रिक्वेस्ट वो रिवाइव्ड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर ओनली। ओके, सरेंडर रिक्वेस्ट है वो किसके द्वारा होनी चाहिए, वो रिसीव्ड होनी चाहिए सिर्फ पॉलिसी होल्डर के थ्रू। एंड एडिक्वेट कंट्रोल्स है वो प्लेस होने चाहिए टू इंश्योर कि जो प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो हो सके फॉर चेकिंग फॉर रिक्वेस्ट। वेदर प्रीमियम्स है वो पे हो जाने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। चेक करना कि वेदर सरेंडर अमाउंट इज पेड एनुअल ओनली टू द पॉलिसी होल्डर एंड इज पेड ओनली एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको सरेंडर के केस में आपको देखनी है कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज है वो होनी चाहिए। नॉर्मली सब जगह यही देखनी है कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग उसकी होनी चाहिए। 7th आता है आपका प्रीमियम अकाउंटिंग एंड रिकंसिलेशन। तो टोटल कितने पॉइंट अपने देखो, प्रीमियम का ये हो गया। ओके, ये सबसे बड़ा पॉइंट जाने वाला है कि प्रीमियम की अकाउंटिंग कैसे होगी। ओके, प्रीमियम कलेक्शन होना, उनका अकाउंटिंग करना, उसका रिकंसिलेशन करना, तो कलेक्शन करना प्रीमियम का, फिर कैलकुलेशन करना प्रीमियम की, रिकॉग्निशन करना, एडवांस प्रीमियम की अकाउंटिंग करना, रिपोर्टिंग करना प्रीमियम की फिगर्स को एंड अदर एरियाज क्या होंगी,
फिर क्लेम की बात करते हैं तो क्लेम्स कौन कौन से हो सकते हैं, डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, एन्युटी क्लेम्स, हेल्थ क्लेम्स, राइडर क्लेम्स, पॉलिसी सरेंडर्स एंड अदर सर्वाइवल बेनिफिट के क्लेम्स आ सकते हैं, इनकी ऑडिट करना। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, एंड यहाँ पे ऑडिटर का रोल क्या रहने वाला है पूरा का पूरा, इन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, और उसके बाद में आता है यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। तो बस इतना सा टॉपिक बचा हुआ है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगा। ओके, तो ये टोटल 27 पेज में अपने 8 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में बताऊँ 9वां पॉइंट मैक्सिमम सेम है, ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है तो वो अपन करेंगे तो अपन को समझ आ ही जाएगा। लेकिन ये कि मैंने आपको स्टडीमेट से करा दिया तो अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं आएगी। तो प्रीमियम वाला जो अमाउंट है, प्रीमियम वाला है, ये थोड़ा फ्रेश माइंड से पढ़ना क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ICSE के ऊपर क्वेश्चन भी पूछती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।